नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार की खबरों के साथ। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा कि बाजार में शुरुआत तेजी के साथ हुई, लेकिन ये तेजी अंत तक टिक नहीं पाई। आखिरी घंटे में बाजार ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी और निफ्टी करीब 51 और सेंसेक्स 38 अंक गिरकर बंद हुए। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दबे। बाजार की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखी। हफ्ते की शुरुआत हम यही देख रहे थे, काफी पॉजिटिव मोमेंटम था। हालांकि एशियाई बाजार से भी सेंटिमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव नजर आए, लेकिन दिन के दौरान फिर वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ गए। काफी सारी खबरें आती हुई दिखी ओवर द वीकेंड, जिसका एक इम्पैक्ट था सेक्टर स्पेसिफिक। जब पेट्रोल डीजल की हम बात करें, उसमें पर्टिकुलरली जिस तरह से खबरें आती हुई दिखी, एक्साइज ड्यूटी वैट की कटौती की खबरें, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। स्टील प्राइसेस में जो मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में जो बढ़त की खबर आती हुई देखने को मिली, इसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टील स्पेस पर देखने को मिला। ये तमाम स्पेसेस थे जिस पर नजर रखनी। मेटल स्पेस में हमने देखा काफी हद तक गिरावट हावी होती हुई दिखी, और ये खबर जो आती हुई दिखी कि मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स में बढ़त की जाएगी, इसका सीधा असर ये होता हुआ दिखेगा कि जो डोमेस्टिक कंपनियां अपने एक्सपोर्ट्स करती हुई एक्सपोर्ट्स कम कर देगी या खत्म करने के बारे में सोचेगी, और सप्लाई बढ़ती हुई डोमेस्टिक मार्केट्स में दिखेगी, जिसके चलते प्राइस करेक्शन का खतरा बन सकता है। और इसी वजह से हमने मेटल स्पेस को बुरी तरह से टूटता हुआ आज देखा। लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कई खबरें एक सेक्टर के लिए जो नेगेटिव होती है दूसरे के लिए पॉजिटिव भी साबित होती हुई दिखती है। इनपुट कॉस्ट कंसर्न्स जो थी लॉजिस्टिक्स के लिए जो कम होती हुई देखने को मिली, इसका एक इम्पैक्ट रहा। पेट्रोल डीजल प्राइसेस को लेकर जो खबरें आई, इसका एक इम्पैक्ट रहा, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स में अप मूव्स हमने देखे। वीआरएल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, अल्कार्गो, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स करीब 6 से लेकर 9% तक की बढ़त यहां पर दिखा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पर है उसे रिडक्शन की खबर जो आती हुई दिखी, इसी के तर्ज पर। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच स्टॉक में कारोबार हमने देखा, अच्छे नतीजे थे, उसका एक इम्पैक्ट आता दिखा। लेकिन डिविज लैब कंपनी के नंबर्स ऑफकोर्स अच्छे थे, लेकिन कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कोई गाइडेंस नहीं दी, और इसी के चलते हमने देखा करीब 10% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट भी स्टॉक ने एक बार टच करके दिखाया। इसके अलावा इन्फोसिस, एचयूएल, एलएनटी, मारुति, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को आज दिन भर संभालते रहे, लेकिन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, डिविज लैब जैसे स्टॉक्स में गिरावट ही हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कॉनकोर, अशोक लेलैंड में अच्छी खासी बढ़त हमने देखी, और बिकवाली जो है जिंदाल स्टील, सेल, अमरा राजा, बीएचईएल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में देखी। और आखिर में अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे, सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो कि क्लोज होते हुए अच्छी तेजी दिखा रहे थे, आईटी और ऑटोमोबाइल स्पेस। यहां पर हमने अप मूव जरूर देखे और क्लोजिंग भी हरे निशान के साथ हुई, लेकिन इसके अलावा मेटल कह लीजिए, फार्मा, सरकारी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हर तरफ गिरावट हावी होती हुई दिखी। तो शुरुआत अच्छी, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार में सुस्ती नजर आई, और गिरावट के साथ लाल निशान पर ही तमाम इंडेक्स में क्लोजिंग हमने देखी। और शनिवार को सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। सरकार के इस फैसले पर कॉर्पोरेट के दिग्गजों का क्या कहना है, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। ये जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने कदम उठाया है जिससे कि इन्फ्लेशन कम होगा, सीमेंट के प्राइसेस कम होंगे, इसके कारण वो तो एक छोटी बात है। ओवरऑल वेजिटेबल्स या सभी जगह सेक्टर्स में डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस से इन्फ्लेशन कम होगा, इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप 3 दिन पहले पूछते और आज पूछते हैं, उसमें हमारी थिंकिंग में, मूड में काफी फर्क आ जाता है। नाउ वी कैन से कि विद इन 1 क्वार्टर थिंग्स शुड इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव। ये तो ओएमसी पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इसको डे टू डे मैनेज करते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज प्राइसेस काफी हाई चल रहे हैं, क्रूड के भी और क्रैक्स भी, और डॉलर रेट भी। सो ये एक्साइज ड्यूटी कट जो सरकार ने की है, उससे डेफिनेटली थोड़ा एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डे टू डे बेसिस पे ओएमसीज को जरूर मिलेगी, और ओवरऑल भी कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, और ऑयल कंपनीज के लिए भी ठीक है, और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी ये ठीक है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा इसका। और बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स के आरुल मेहरा का कहना है कि कमोडिटी कंपनियों में अगले 5 साल के नज़रिए से निवेश के बेहतर मौके बनते दिख रहे हैं। साथ ही ऑटो, सॉफ्टवेयर, केमिकल और फार्मा शेयरों में निवेश के मौके तलाशने चाहिए।
हमारा व्यू हमेशा रहता है कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है। तो अगर आप पिछले 10 साल देखिए तो कमोडिटी सेक्टर में बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आप इंडिया देखिए या ओवरसीज देखिए, लास्ट 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड डिमांड सप्रेस रही है। अब इंडिया में अब रियल एस्टेट, ऑटो, इन सबको देख लीजिए तो रियल एस्टेट, हमारा तो हाउसिंग सेक्टर 10 साल से डाउन था। ऑटो में इस साल भी वी हैव नॉट गॉन टू इवन 2019-20 नंबर्स। तो ये लोग सब बिलो ट्रेंड कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज। सारी दुनिया में कोविड से निकलने के लिए सब गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कमोडिटीज यूज होती है। तो हमको लगता है, और एक और पॉइंट कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप 1970s की डिकेड से देखिए कि क्या हुआ था वहाँ पे। वॉर हुआ था, योम किपुर वॉर, आई थिंक लोगों को पता है, और एक ऑयल एम्बार्गो हुआ था, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे। तो ग्लोबली ग्रोथ कम रहा था, स्टॉक मार्केट रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा था, बट आउट परफॉर्म किया था रियल एसेट्स और कमोडिटीज ने। तो आई थिंक नेक्स्ट 5 इयर्स, एंड थोड़ा ये डिपेंड करता है माइक्रो मार्केट पे भी कि आप कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक डिमांड सप्लाई कैसा है, उस दैट एनालिसिस असाइड, बट एज अ थीम आई थिंक कमोडिटीज एंड इवन रेंटेड रियल एस्टेट पे यू कैन टेक, थोड़ा सा लेवरेज लेके कर सकते हैं। तो ये सब आउट परफॉर्म करने के आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये नेक्स्ट 5 साल के लिए अच्छा ट्रेड होना चाहिए। और स्टील से जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है। ड्यूटी में बदलाव का कीमतों पर क्या असर होगा, मेरी सहयोगी अशेषा बता रही हैं। निफ्टी मेटल आज के ट्रेडिंग सेशन का सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था। निफ्टी मेटल में हमने करीब 8% का डिक्लाइन देखा आज के ट्रेडिंग सेशन में, और इसका कारण ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोडक्ट्स के लिए इम्पोज की है 15% पे, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील और पिग आयरन प्रोडक्ट्स पे। एडिशनली आयरन ओर पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जो पहले 30% थी वो बढ़ाकर 50% कर दी गई है। पैलेट्स पर भी इम्पोज की गई है एक्सपोर्ट ड्यूटी 45% पर, और इसी के चलते जो ग्लोबल सप्लाई है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे जो पहले ग्लोबली सप्लाई करते थे, वो अब सब डोमेस्टिकली सप्लाई करेंगे, और इसी के चलते सप्लाई बढ़ने से प्राइसिंग पर इम्पैक्ट आ सकता है और अल्टीमेटली कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। एडिशनली इंपोर्ट ड्यूटी जो कि रॉ मटेरियल्स है स्टील के, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो भी घटा दी गई है, लेकिन जो नेगेटिव्स है वो ज़्यादा है पॉजिटिव्स पे, और इसी के चलते सभी स्टॉक्स टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL, जिंदाल स्टेनलेस स्टील, सभी में हमने आज 12 से 15% का डिक्लाइन देखा ट्रेड में। इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस इसके बावजूद हायर लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इंडियन स्टील का ग्लोबल सी बोन स्टील ट्रेड में 5% शेयर है। यानी अगर इंडियन स्टील प्लेयर्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो प्राइसिंग पर इम्पैक्ट हो सकता है और हायर प्राइसेस कंटिन्यू सस्टेन कर सकते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि आयरन ओर प्राइसेस अराउंड 3000 रुपीज़ पर टन से कम होंगे, स्टील प्राइसेस अराउंड 10,000 रुपीज़ पर टन से कम होंगे, और स्टील रियलाइजेशन अराउंड 7,000 रुपीज़ पर टन से कम होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डिक्लाइनिंग स्टील प्राइसेस के कारण जो सेक्टर स्टील कंज्यूम करती है, जो सेक्टर्स के लिए स्टील इनपुट कॉस्ट, इनपुट रॉ मटेरियल है, उनके लिए अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल, इंजीनियरिंग, इन सब प्रोडक्ट्स के लिए ये एक बेनिफिशियल है, और इसी के चलते इन स्टॉक्स में हमने आज अच्छी खासी तेज़ी भी देखी। लास्टली CLSA की एक नोट आई थी स्टील सेक्टर पर, जहां उन्होंने अक्रॉस द सेक्टर सभी स्टील कंपनीज के लिए अपना आउटलुक अंडर परफॉर्म कर दिया है। उन्होंने टाटा स्टील, जिंदाल स्टील और JSPL तीनों स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी, और इसी के चलते आज स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल, ये स्टॉक्स आज हमने देखा बाजार के कारोबारी समय में काफ़ी हद तक गिरे हुए थे। चलिए बात करते हैं नतीजों की। डीवीज लैब ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 502 करोड़ से बढ़कर 895 करोड़ पर पहुंच गया है। आय भी 1790 करोड़ के आसपास से बढ़कर 2518 करोड़ रही है। एबिटा की बात करें तो ये 699 करोड़ से बढ़कर 1096 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि मार्जिन 40.7% से बढ़कर करीब 44% पर पहुंच गई है। नतीजे अपने आप पे बहुत ख़राब नहीं थे माफ़ कीजिए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कंपनी ने जो एक कॉल की एनालिस्ट के साथ, उसमें कोई गाइडेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से स्टॉक आपके सामने करीब 10% नीचे जाकर आज बंद हुआ है। कल अडानी पोर्ट्स के नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं अडानी पोर्ट्स से, बताने के लिए मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ रही हैं हमारे साथ। वामाक्षी बताइए।
अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड आय में करीब 16% का ग्रोथ नज़र आ सकता है और उसका अनुमान है करीब 4,200 करोड़। ईबिटा की बात करें तो करीब 22% का उछाल देखने मिल सकता है और उसका अनुमान है करीब 2,800 करोड़। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में करीब 18% का ग्रोथ नज़र आ सकता है और उसका अनुमान रहेगा करीब 1,500 करोड़। ईबिटा मार्जिन पिछले साल के चौथे तिमाही में थे 63% पर, अब वो बढ़कर 66% पर आ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स ने जो मार्च 22 में वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए थे उसमें एक शानदार ग्रोथ नज़र आया था। जो स्लगिश वॉल्यूम्स नज़र आ रहे थे उसका ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिख रहा था। कार्गो वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही आधार पर करीब 5% से बढ़े हैं, हालांकि कंटेनर वॉल्यूम्स 3% से घटे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र बने रहेंगी, वो होंगे कंटेनर वॉल्यूम्स पे कंपनी के आउटलुक, केपेक्स प्लान्स और SEZ इनकम पर। तो अडानी पोर्ट्स एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद के साथ फोकस में रहेगा। शुक्रिया बामाक्षी। और बात करेंगे यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में, जहाँ पूरा अपडेट लेकर मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, एक बार फिर 50,000 के ऊपर सोना पहुँच गया है, क्या एक्शन है और पूरा कमोडिटी मार्केट में? देखिए, सोने चांदी में आज ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। MCX की अगर बात करें तो 51,000 के ऊपर चला गया है, 300 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है। कॉमेक्स गोल्ड भी मजबूत है, $860 के ऊपर है। चांदी में भी 800 रुपये तक की तेज़ी MCX पर दिख रही है, 62,000 के ऊपर चांदी MCX पर और $22 के ऊपर कॉमेक्स पर चली गई है। डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि दूसरे करेंसी में होल्ड करने वाले बुलियंस को उनके लिए अब ये अच्छा अट्रैक्टिव हो गया है। साथ ही बॉन्ड यील्ड में नरमी आई है, साथ ही सेफ हेवन बाइंग, ग्लोबल ग्रोथ की चिंता की वजह से सेफ हेवन बाइंग आ रही है, उसका भी फ़ायदा सोने चांदी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बुलियन मार्केट के लिए सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्रूड की बात करें तो वहाँ पर भी मजबूती दिख रही है। $114 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुँच गया है और चीन में करीब 2 महीने के बाद 1 जून से वहाँ पर कोरोना की पाबंदियों में बड़ी राहत की तैयारी चल रही है। उससे लग रहा है कि जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रूड इंपोर्टर चाइना है, अगर वहाँ से अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली क्रूड कीमतों को फ़ायदा होगा और वही उस उम्मीद से ही आज तेज़ी दिख रही है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तेल गैस रिग्स की अगर बात करें तो 9वें हफ्ते वहाँ पर रिग्स की संख्या बढ़ी है, तो ये एक अच्छे संकेत है कि सप्लाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ चीन से जो आने वाली डिमांड है उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर मिक्स ही खबरें क्रूड को लेकर है, लेकिन बुलियन मार्केट के लिए सेंटीमेंट एक बार फिर से पॉजिटिव हो गया है। बात करते हैं बिग बुल राकेश झुंझुनवाला की आकाशा एयरलाइन की। आकाशा एयरलाइन ने आज अपने नए विमान की तस्वीरें जारी कर दी हैं। उन्होंने कंपनी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो जल्द अपने ऑपरेशंस को शुरू कर सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, काफ़ी खूबसूरत हवाई जहाज़ दिखाई दे रहा है आकाशा एयरलाइन का, लेकिन अब सवाल ये है कि टिकट कब से बुक कर सकते हैं यात्री और कब से उड़ान भरेगी है? जी बिल्कुल, आकाशा एयरलाइन में सफर करने के लिए कई मुसाफिर वो बेकरार हैं। उनका बेसब्री से इंतजार जो है वो लगभग खत्म होने को है, क्योंकि आकाशा एयरलाइन कोशिश यही कर रही है कि इसी साल जुलाई में वो ऑपरेशंस स्टार्ट कर पाए। और उसी के तहत आप देखें कि आकाशा एयरलाइन का जो बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है, इसको जो बोइंग बना रही है वहां से इसकी पहली झलक इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उसकी फोटोज आकाशा एयरलाइन ने जारी करी हैं और जो प्लानिंग है आकाशा एयरलाइन की वो कुछ यूं है कि जून के महीने तक उनको ये एयरक्राफ्ट मिल पाएगा, जिसके बाद वो जुलाई में इसका ऑपरेशंस यानी कि टिकट्स वगैरह खरीद सकते हैं, इसके ऑपरेशंस के स्टार्ट हो पाएगी। आकाशा एयरलाइन एक जो रोड मैप लेकर के चल रहा है उसमें यही है कि मार्च 2023 तक, यानी कि यहां से मार्च 2023 तक उनके पास 18 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट आ पाएंगे। और जो उनकी प्लानिंग है कि वो मेट्रो शहरों को, बड़े शहर मसलन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को टियर 2 या टियर 3 सिटीज जोड़ने की उनकी जो कोशिश है उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक एग्रेसिव प्लानिंग के साथ आकाशा एयरलाइन ऐसे वक्त में इंडियन एविएशन सेक्टर में उतर रही है जहां चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन संभावनाएं भी उससे ज्यादा हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं सर्वेस के मुताबिक, उसमें यह है कि इंडियन एविएशन सेक्टर डबल डिजिट में ग्रोथ रजिस्टर करेगा और सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक। और उन सब के बीच में आकाशा एयरलाइन अब अपनी शुरुआत करने के बेहद नजदीक है। एयरक्राफ्ट की पहली झलक आपने देखी और जून के महीने में उम्मीद है कि आकाशा एयरलाइन को उनका हवाई जहाज मिल जाएगा भारत में और उसके बाद जुलाई में ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, जिसके बाद एक के बाद एक यानी महीने दर महीने हवाई जहाज जुड़ते जाएंगे उनके बेड़े में। मार्च 2023 तक 18 बोइंग 737 मैक्स की फ्लीट साइज के साथ आकाशा एयरलाइन देश के अलग अलग शहरों को मेट्रो शहर से जोड़ने के लिए वो ऑपरेशंस करेगी। जी
समीर हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक और खबर यहां पर दर्शकों को देनी है और वो ये कि डीजीसीए से एओसी मिलने के बाद जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने के सीनियर लीडरशिप में कई बदलाव किए गए हैं। जालान कॉरलॉक कंसोर्शियम ने एयरवेज के सीनियर लीडरशिप पर कई नियुक्तियां की हैं। समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, एक बार फिर ऐसा लगता है कि जेट एयरवेज उड़ने को तैयार है। यहाँ पर क्या अपडेट है, कब तक ये सर्विस में शुरू हो जाएगी और जो मैनेजमेंट में बदलाव हो रहे हैं अगर उस पर आप डिटेल में बता सकें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जेट एयरवेज वर्जन 2.0 यानी कि ये दूसरी इनिंग जेट एयरवेज की पूरी तैयार है, वो उड़ने के लिए तैयार हैं। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर से उन्हें पिछले हफ्ते ही हासिल हुआ और उसके बाद अब वो बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और उसी दिशा में मैनेजमेंट में कुछ टॉप पोजीशन पे उन्होंने अपॉइंटमेंट करी है। उनके नाम कुछ यूं है कि प्रभ शरण सिंह, उनको चीफ डिजिटल ऑफिसर बनाया गया है। HR जगन्नाथ को वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, मार्क टर्नर को वाइस प्रेसिडेंट इन फ्लाइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, विशेष खन्ना को वाइस प्रेसिडेंट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर एंगेजमेंट बनाया गया है। इसके साथ ही संजीव कपूर जो कि बतौर मुखिया के तौर पे वो इस एयरलाइन के कमाल सीईओ के तौर पे संभालेंगे। तो मैनेजमेंट में ये टॉप पोजीशन पे हायरिंग हुई है और इसके साथ ही सिर्फ यही टॉप लेवल पे नहीं, आप जेट एयरवेज के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखें तो उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है कि उनकी एयरलाइन में अभी क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस पोजीशन के लिए, और एलिजिबल कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि जो टीम तैयार कर रही है जेट एयरवेज, उसमें दो मोर्चे पे काम कर रही है। उसमें अनुभव भी हो, नयापन भी हो और कोशिश ये भी कि जो जेट एयरवेज के पुराने साथी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस दूसरी पारी में वो अपने साथ ले पाएं। तो जेट एयरवेज एक नई टीम बनाने के साथ तैयार है क्योंकि योजना यह है कि जुलाई से सितंबर क्वार्टर में वो अपने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहती है और उसी दिशा में ये मैनेजमेंट पोजीशन पे हायरिंग और इसके अलावा जो अन्य पोजीशंस हैं उसमें भी जेट एयरवेज इस वक्त हायरिंग कर रही है। तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि भारतीय एविएशन सेक्टर में दो एयरलाइंस की शुरुआत हो सकती है, आकाशा और जेट एयरवेज, और दोनों ही लगभग एक समय के आसपास यानी कि जुलाई में आकाशा टारगेट कर रही है जबकि सितंबर अक्टूबर में जेट एयरवेज टारगेट कर रही है। तो ये दो एयरलाइंस के आने से एविएशन सेक्टर में जरूर कुछ स्पाइस अप होगा, कुछ नयापन महसूस होने को मिलेगा और साथ ही कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस मिल पाएंगी। Absolutely anything about the stock market, there is one golden rule, that there are no rules. When history changes, everything changes, and circumstances change.